हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और एक बार फिर से आपका स्वागत है सर श्यामलाल चौधरी जी के इस चैनल पर। एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसके यूनिट 3 जो है मध्य प्रदेश का भूगोल, तो उसमें हम आज मध्य प्रदेश के खनिज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी देख लीजिए और उसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश के जो शैल समूह हैं उसे भी एक बार देख लीजिए, उस वीडियो को भी, ताकि आपको खनिज वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज ही हमारा खनिज से संबंधित लास्ट वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम मैप के द्वारा कुछ खनिजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ खनिजों के बारे में बता दिया था, जिसमें कोयला और हीरा हो गया है, और आज हम आगे के खनिज पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ ज़्यादा एक ज़िले जो ऐसे हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो मैंने वो कर दिया है मैप में, उसको लिख दिया है। जैसे कि यहाँ झाबुआ है, आप अगर देखें कि वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िला है ये झाबुआ। तो उस वहाँ पर मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस पाया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पर डोलोमाइट और अभ्रक की उपस्थिति भी होती है। कहाँ पर? झाबुआ में। ठीक है, अब इधर दो ज़िले हैं, कौन से? बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये देखिए बालाघाट और ये है छिंदवाड़ा। तो ये मुख्य रूप से मैंगनीज का उत्पादन करते हैं, ये दो ज़िले है ना। यहीं पर हमारी बालाघाट में ही भारवेली खदान है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खुले मुखी खदान है। ऊपर अगर चलें तो ये 3 ज़िले अगर दिख रहे हैं आपको गोल गोल, जिसमें गोल गोल मैंने बना रखे हैं डॉट्स। तो ये जबलपुर, सागर और ये है होशंगाबाद। ठीक है, ये तीनों ज़िले उत्पादन करते हैं तांबे का। और होशंगाबाद जो है वो तांबे के साथ साथ टंगस्टन का भी उत्पादन करता है। ये छोटा सा अगर यहाँ पे आप देखें, ये ब्लू कलर का, ये वाला, ये ब्लू कलर का जो क्षेत्र है ये है ना। तो ये मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि होशंगाबाद में तांबे के साथ साथ टंगस्टन भी पाया जाता है। तो टंगस्टन मुख्य रूप से अगरगांव होशंगाबाद में मिलता है। अब जबलपुर में अगर देखें तो तांबे के साथ साथ देखिए यहाँ पर संगमरमर भी पाया जा रहा है, सुरमा भी पाया जा रहा है, तांबा भी मिलता है, चीनी मिट्टी भी मिलती है, और सेल खड़ी भी यहाँ पर मिलती है। तो ये 4-5 जो खनिज है वो भी जबलपुर उत्पादित करता है। तो जबलपुर संगमरमर की नगरी भी कहलाती है, सुरमा नगरी भी कहलाती है, और सेल खड़ी का उत्पादन भी जबलपुर में होता है। अब अगर देखें, हाँ, होशंगाबाद के नीचे और छिंदवाड़ा के लेफ़्ट साइड में एक ज़िला पड़ता है बैतूल। तो बैतूल मुख्य रूप से टीन और ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मात्रा में चीनी मिट्टी भी पाई जाती है। ये इधर एक साइड में अगर देखें तो यहाँ सिंगरौली है और इधर पन्ना है। तो ये दो ज़िले जो हैं वो कोरंडम का उत्पादन करते हैं, और चीनी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ग्वालियर में भी है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक रफली मैप बता दिया। चलिए अब हम आगे डिटेल में खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा खनिज है मैंगनीज। तो मैंगनीज के बारे में सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे कि मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है प्रमुख मैंगनीज भंडारक राज्य कहलाते हैं। मैंगनीज जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख खदान भारवेली है। अयस्क अगर देखें तो साइलो, मेर्लिन और ब्रोलाइट जो है इसके प्रमुख अयस्क हैं। और भारवेली एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। और उत्पादन में अगर देखें तो प्रथम है मध्य प्रदेश, और भंडारण में अगर हम देखें कि प्रथम कौन है तो वो है ओडिशा। ठीक है, आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं कि मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है तो वो मध्य प्रदेश को प्राप्त है। और अगर भंडारण की दृष्टि से पूछें कि भंडारण की दृष्टि से मैंगनीज का भंडारण करने में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है तो वो है उड़ीसा को। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र अगर देखें मध्य प्रदेश में तो 2 ज़िले बताए मैंने आपको, कौन से? बालाघाट और छिंदवाड़ा मुख्य रूप से मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। मैंगनीज का उपयोग किस में होता है तो वो मिश्र धातु बनाने में होता है, और वायुयान के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट खनिज है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का अयस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुल्फ्रॉम के बारे में कई एग्जाम में पूछते हैं कि वुल्फ्रॉम किसका अयस्क है तो वो है
टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र अगर देखें तो अगरगांव होशंगाबाद, अभी मैंने आपको बताया पीछे मैप में कि अगरगांव होशंगाबाद में टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका गलनांक जो है सबसे उच्च होता है, ठीक है, सबसे उच्च गलनांक की ये धातु होती है। कौन? टंगस्टन। और टंगस्टन जो होते हैं वो बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं उसमें उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट खनिज है हमारा अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है और उपस्थिति अगर देखें इसकी कि कौन से शैल समूह में अभ्रक पाया जाता है तो वो कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है अभ्रक। और इसके अयस्क अगर देखें तो पिग्माइट, मास्कोबाइट, बायोटाइट इसके अयस्क हैं। ये सारे शब्द एक ही है, जॉइंट है, अलग अलग नहीं है। पर टाइपिंग में इतने कठिन वर्ड उसमें टाइप नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइप हो ही नहीं रहा था, मैं लिख कुछ हो रही थी और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और आ रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके टाइप करा है। तो आप इसको अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखिए, जैसे कि पिग्माइट एक साथ है, मास्कोबाइट ये पूरा एक वर्ड है और बायोटाइट ये भी पूरा एक वर्ड है। अब अभ्रक का उत्पादन अगर देखें कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो अभ्रक का उत्पादन करते हैं तो उसमें आ जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और ग्वालियर, ठीक है। ये चारों ज़िले जो हैं अभ्रक का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट खनिज है हमारा तांबा। तो तांबे के अयस्क प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो पायराइट, मेजोराइट और क्यूप्राइट। ये भी तीनों वर्ड जो अलग अलग दिख रहा है अलग अलग नहीं है, सारे वर्ड जॉइंट है। जैसे पायराइट एक ही है और क्यूप्राइट भी एक ही है। तो तांबे के अयस्क हो गए पायराइट, मेजोराइट और क्यूप्राइट। एक्चुअली जितने भी खनिज हैं उनके अयस्क काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके अयस्क के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उपस्थिति मतलब किस शैल समूह में कौन सा खनिज पाया जा रहा है ये याद कर लीजिएगा। उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है ये याद कर लीजिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण खदानें होती हैं और उत्पादक क्षेत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश के ये याद कर लीजिएगा। बस ये इम्पोर्टेंट है खनिजों में कि 4-5 पॉइंट आपको हर खनिज के बारे में पता होने चाहिए। उपस्थिति देख ली हमने कि धारवाड़ शैल समूह में तांबा पाया जाता है। उत्पादन अगर देखें कि मध्य प्रदेश में तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है तो प्रथम स्थान प्राप्त है किसे? मध्य प्रदेश को। और निर्यात और भंडारण मतलब हमारे मध्य प्रदेश का जो तांबा है वो राजस्थान को निर्यात किया जाता है और भंडारण में प्रथम स्थान भी किसे प्राप्त है तो वो है राजस्थान को, ठीक है। अब तांबे का उत्खनन जो है किस कंपनी द्वारा किया जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में तांबे का उत्खनन किया जाता है। खदानें हम देखें तो खदानें हैं मलास खंड और सलीमना बाद, 2 खदानें जो है तांबे से संबंधित हैं। उत्पादक क्षेत्र अगर देखें तो उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा बालाघाट, जबलपुर, सागर और होशंगाबाद। ये चारों ही क्षेत्र किसके हैं? तांबे के उत्पादक हैं। नेक्स्ट खनिज है हमारा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है वो चूना नगरी कटनी कहते हैं जिसे मतलब चूना नगरी किसे कहते हैं तो चूना नगरी कहलाती है कटनी। और उत्पादन में अगर चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो वो है तीसरा और पूरे भारत में अगर प्रथम स्थान देखें तो वो है आंध्र प्रदेश का। उपस्थिति अगर देखें तो क्रिटेशियस व विंध्यनशील समूह में चूना पत्थर पाया जाता है। ये क्रिटेशियस लिखा है क्योंकि लिखते नहीं बन रहा था, ये है क्रिटेशियस, ठीक है। आप इसको ढंग से लिखिएगा जब भी आप नोट्स आप बनाएंगे। तो उपस्थिति है चूना पत्थर की क्रिटेशियस विंध्यनशील समूह में। उत्पादक क्षेत्र अगर देखें तो कटनी, सागर, रीवा, दमोह, पन्ना, मुरैना, श्योपुर, नीमच काफ़ी सारे क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट खनिज, अब छोटे छोटे से खनिज हैं जिनके ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है कि अयस्क वगैरह ये सब, सिर्फ आप एक नॉर्मली उन खनिजों के उत्पादक क्षेत्र जो हैं बस आप उन्हें याद कर लीजिएगा। जैसे चीनी मिट्टी हो गई तो चीनी मिट्टी जबलपुर, ग्वालियर और बैतूल में पाई जाती है। केओलिन पूछते हैं केओलिन किसकी किस्म है, किसका प्रकार है, तो केओलिन प्रकार है चीनी मिट्टी का। रॉक फॉस्फेट एस्बेस्टस पाया जाता है झाबुआ में। ग्रेफाइड और टीन पाया जाता है बैतूल में। फेल्सपार पाया जाता है जबलपुर, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में। कोरंडम पाया जाता है पन्ना और सिंगरौली में। सेल खड़ी पाई जाती है जबलपुर में।
डोलोमाइट पाया जाता है बालाघाट, छतरपुर, झाबुआ, सागर और सिंगरौली में। यूरेनियम पाया जाता है शहडोल में। गेरू पाया जाता है सतना, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर में। स्लेट मुख्य रूप से मंदसौर में पाया जाता है और सुरमा पाया जाता है जबलपुर में। जो भी जो खनिज है जो जिनसे संबंधित केवल एक ही ज़िले का नाम है वो तो आपको याद अच्छे से कर ही लेना है। जैसे कि स्लेट हो गया, स्लेट मुख्य रूप से मंदसौर में पाया जाता है, सुरमा जबलपुर में पाया जाता है। यूरेनियम जैसे देखेंगे कि शहडोल है। टीन सिर्फ बैतूल में पाया जा रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे शब्द खनिज है तो जिनमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो आपको अच्छे से याद करना है और बाकी सारे आप मैप के थ्रू याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं खनिज से संबंधित, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब बनी थी, तो मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में बनी थी। भोगन नदी घाटी कहाँ स्थित है, तो भोगन नदी घाटी पन्ना में स्थित है और किसके उत्पादन के लिए या किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है हीरे की उत्खनन के लिए यह नदी घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है। ग्रेफाइट को काला सीसा या प्लैम्बगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला सीसा या प्लैम्बगो भी कहते हैं। और ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। इनकी संरचना मतलब हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर होता है, इसीलिए हीरा जो है बहुमूल्य रत्न कहलाता है और ग्रेफाइट का यूज़ हम किस में करते हैं, ग्रेफाइट की संरचना अलग होती है हीरे से, इसीलिए वो उसे हम पेंसिल में यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल की जो नोक होती है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट की ही बनी होती हैं, इसलिए इसे काला सीसा भी कहते हैं। ये इसका ग्रेफाइट का उपनाम है, आप ये भी ध्यान रखना। अब अंगोरा, छतरपुर तथा जबलपुर में हीरे की खानें मिली है। मतलब हीरे का अगर देखें क्षेत्र हम मुख्य रूप से उत्पादन का, तो सबको पन्ना ही पता है, पन्ना ही हमारे मुंह में आता है। पर एक हमारे मध्य प्रदेश में है अंगोरा क्षेत्र जो छतरपुर में पड़ता है, और जबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें हीरे के खाने मिली हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दो नाम आपके लिए, अंगोरा छतरपुर और जबलपुर। मंझोली सीधी, अब मंझोली सीधी में किसके भंडार मिले हैं, तो मंझोली सीधी में सोने के भंडार मिले हैं, है ना, क्योंकि सोना हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं के बराबर मतलब पाया जाता है। तो मंझोली सीधी जो है वहाँ पर हमें सोने के भंडार मिले हैं। पेट्रोलियम तेल एमपी में नहीं पाया था, है ना, परंतु फिर भी विंध्यन बेसिन जो है हमारा तो वहाँ पर तेल और गैस की खोज की गई है। दमोह के नहोटा में भी गैस की खोज की गई है। प्रदेश में खनिजोत्खनन प्रमुखतया पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों में केंद्रित है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप उठा ले खनिज से संबंधित, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे खनिज पूर्वी और दक्षिणी साइड मिलते हैं, इसीलिए बोला गया है कि प्रमुख रूप से पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में खनिजोत्खनन केंद्रित हैं। अब गोंड खनिज नियम जो है 1996 से लागू है। गोंड खनिज नियम 1996 से लागू है और प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में बनी थी। ठीक है। और उसके बाद आया था गोंड खनिज नियम, जिसके तहत जो है छोटे मोटे जो खनिज के उत्पादन से जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, तो वो इस नियम के अनुसार वो जो राजस्व है वो किसको आवंटित किया जाएगा, तो वो जो राजस्व जो है वो पंचायतों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है। तो ये है गोंड खनिज नियम। एमपी भारत का चौथा खनिज संपन्न देश है। मतलब पूरे भारत में अगर देखें खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान, तो वो है चौथा स्थान है। प्रथम स्थान खनिज उत्पादन में किसको प्राप्त है, तो पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। दूसरे नंबर पे है झारखंड और तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे है एमपी। ठीक है। अब तांबा जो है पूरे भारत में जितना तांबा मिलता है उसका 29% हमारे मध्य प्रदेश अकेला उत्पादन करता है। ठीक है। तो ये परसेंट आप तांबे का याद रखिएगा। कोयले के भंडारण में एमपी का तृतीय स्थान है। एमपी में जिप्सम रीवा जिले में पाया जाता है। जिप्सम का एक उपनाम है हरसोट, हमारे क्षेत्रीय भाषा में उसे कहते हैं हरसोट। तो हरसोट
जिप्सम है। जिप्सम जो है वो रीवा ज़िले में पाया जाता है। अब मैंने आपको बोला था कि शेल समूह आपको अच्छे से याद होना है, कर लेना है आपको। तो ये जो चार्ट मैंने लगा रखा है वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज हमारा खनिज वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के वन पढ़ाऊँगी, तो हो सके तो आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।